आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे इस राष्ट्र के भावी कर्णधार हमारे किशोर विद्यार्थी बालक बालिकाएं आज के इस समारोह को गरिमा देने के लिए पधारे सभी सम्माननीय वरिष्ठजन, परम सम्माननीय मातृशक्ति, युवा साथियों, उपस्थित पत्रकार बंधु, अधिकारी कर्मचारी बंधु और आपके इस कार्यक्रम के आयोजक और मंच पर उपस्थित श्रवणजीत चौधरी सहित सम्मानित मंच, सबसे पहले आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जिन किशोर विद्यार्थी बालक बालिकाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर सम्मानित होने का अवसर मिला, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उनकी ये गति भविष्य में भी बरकरार रहेगी और उपस्थित किशोर विद्यार्थी बालक बालिकाओं में जिनको इस समारोह में सम्मानित होने का अवसर नहीं मिल पाया, उनसे भी एक अनुरोध करूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस परीक्षा में आपने जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया और उसमें जो कमी खामी रही, भविष्य में वो कमी खामी नहीं रहे, इसके लिए अभी से सतत प्रयास जारी रखें और जीवन में दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अनुशासन और कठिन परिश्रम। अब मैं चूंकि यहाँ 3 वर्गों से अलग अलग बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले जितने भी सम्मानीय वरिष्ठजन या अभिभावक यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अभी सम्मान समारोह को आपने देखा होगा, जिन लाडलों को आप टाई बांधकर ड्रेस पहनाकर स्कूल की बस में चढ़ाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बेटियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, फर्क आपको महसूस हुआ होगा कि जितनी संख्या में बालक बालिकाएं यहाँ सम्मानित हुई, उसमें बेटियों की संख्या ज़्यादा थी। और मैं एक निवेदन और करूँगा, अभी लगभग 2-2.5 सप्ताह पहले, हम तो आपका क्षेत्र तो शिक्षा में बहुत पहले से अग्रणी था, करौली जिले के कुड़गांव में एक प्रतिभा सम्मान समारोह में जाने का अवसर मिला और वहाँ मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जितनी बेटियों को सम्मानित किया गया, 90 से लेकर 99% तक नंबर प्राप्त करने वाली 10वीं और 12वीं की बेटियां थी और जितने लड़के सम्मानित हुए वो 75 से लेकर 85% वाले थे। तो दशकों से हमारी जो विचारधारा बनी हुई है बेटे और बेटी में भेदभाव करने की, अब उसका परित्याग करने का समय आ गया है। दोनों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और उसके लिए उनके लालन पालन से लेकर शिक्षा दीक्षा तक किसी भी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। अभिभावक अपने परिवार के किशोर वय के बालक बालिकाओं को विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश दिलाकर
सामान्यतः अपनी भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों की इतिश्री मान लेते हैं। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, उसका समय है केवल मात्र 7 घंटे और दिन और रात के समय है 24 घंटे। 24 में से अगर 7 को निकाल दें तो बाकी 17 घंटे में हमारे परिवार के वो किशोर बालक बालिकाएं किस प्रकार की संगत में रहते हैं, कैसी उठ बैठ है, कैसी बोलचाल है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर सामान्यतः कोई भी विभाग ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। और इसीलिए ही समाज में कुछ विकृतियां पैदा हो रही हैं और वो विकृतियों का मैं विस्तार चर्चा इसलिए यहां नहीं करूंगा कि हमारे किशोर भाई के बालक बालिका बैठे हैं। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको सारी स्थितियां अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी और उसमें मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं अभिभावक इन परिस्थितियों के लिए दोषी हैं। इसलिए उपस्थित सभी सज्जनों से मेरे 2 ही निवेदन है कि बेटे और बेटी में भेदभाव करना बंद कर दें, सबको समान अवसर दें और विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश दिलाकर अपने कर्तव्य और दायित्वों की भावी पीढ़ी के प्रति तीसरी नहीं मान लें। उन पर निरंतर उनके हर गतिविधि का ध्यान रखें और कहीं कोई कमी खामी दिखाई दे तो उसको विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ या परिवार के वरिष्ठ जनों या समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मिल बैठकर उस समस्या का समाधान करें ताकि हमारी भावी पीढ़ी सद शिक्षा और सद संस्कार ग्रहण करते हुए सही रास्ते पर आगे बढ़ती रहे, कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े। दूसरे, यहाँ मातृशक्ति बैठी है। पहले तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के जितने भी महाग्रंथ हैं उनमें पढ़ते थे और अभी वैज्ञानिक शोधों में भी ये सिद्ध हो गया कि बच्चा मां के पेट से भी बहुत कुछ सीखता है। मां के पेट से लेकर जन्म के शुरुआती 4-5 साल इस दुनिया में आने वाले मानव शिशु के लिए, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, सद शिक्षा और सद संस्कार ग्रहण करने का सर्वोत्तम समय है। और इसलिए मातृशक्ति से एक निवेदन है कि सदैव अपने मन मस्तिष्क में सद्विचारों का प्रवाह करते रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सामान्यतः एक दूसरे की बुराई करने के बजाय अगर अच्छाई का चर्चा परिचर्चा करें तो आपके पेट में पल रहे शिशु पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपकी गोद में खेलने वाले शिशु पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि परम सम्मानीय मातृशक्ति निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देगी। और पूरी दुनिया में आज मानवता के सामने जिस प्रकार का अराजकता का माहौल खड़ा होकर मानवता पर संकट मंडरा रहा है, आने वाले समय में अपने मन मस्तिष्क में सदाचार का विचार रखते हुए अपनी भावी पीढ़ी को भी सत्शिक्षित और सत्संस्कारित कर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में गढ़ने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ेंगे। वैसे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये माना जाता है कि शिशु की प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है, उसके बाद परिवार के वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो उस शिशु को ये बताते हैं कि तेरा मेरा नाता क्या है। उसके बाद घर का आंगन होता है जिसमें आगंतुकों से उसका परिचय होता है और उसके बाद गांव की गलियां होती हैं और उसके बाद सरवण जी जैसे शिक्षकों का नंबर आता है। तो शुरुआती 4-5 चरण अगर सही तरीके से निकल जाए तो फिर इनको भी
उस बालक बालिका को अच्छी सद शिक्षा और सद संस्कारित बनाकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने में ज्यादा ताकत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दें। सामान्यतः मैं एक निवेदन और कर दूंगा। ईश्वर ने जब इंसान की रचना की, 4 चीजें उसे एक साथ दी थी। मन दिया, आत्मा दे दी, बुद्धि दी, विवेक दे दिया। मन और बुद्धि बहुत चंचल हैं, व्यक्ति को 1 सेकंड में पूरी दुनिया घुमाकर वापस वहीं लाकर छोड़ देती। और आत्मा और विवेक धीर गंभीर हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी सम्मानीय वर्षजनों से, विशेष रूप से परम सम्मानीय मातृशक्ति से एक निवेदन है कि मन और विचार को कभी अपने आप पर हावी होने देने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक और अपनी आत्मा को सदैव जागृत रखें। और ये काम जिस दिन कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कभी भी असफलता या विफलता का सामना करना पड़े। आप सदैव सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारी इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी बालक बालिकाओं से। आपका ये समय जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है। आप इसका कितना सदुपयोग कर पाते हैं, यह आप लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जीवन में अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का संकल्प अगर आप लेकर चलेंगे तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक पाए। और इसलिए मैं सभी विद्यार्थी बालक बालिकाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि समय का सही सदुपयोग करते हुए अपने जीवन का जो भी लक्ष्य तय करें। आपको शिक्षक बनना है, आपको चिकित्सक बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको संधि लेखाकार बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, आपको पुलिस सेवा में जाना है। उस दृढ़ निश्चय के साथ, पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने संकल्प की प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी। और आप भी सदैव जीवन भर प्रसन्न रहेंगे, आपके परिजन भी जीवन भर प्रसन्न रहेंगे और आपका अड़ोस पड़ोस, आपका समाज और आपका गांव भी आपकी सफलता से सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और अनुशासन में रहते हुए इस काम को करें और अनावश्यक बातों को अपने जहन में आने देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला योजना जो बात की कि स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी सोच के पीछे का तार्किक तथ्य ये था कि आज का वैज्ञानिक युग हो और चाहे हमारा पुरातन सभ्यता संस्कृति का युग रहा हो, ये कटु सत्य है कि अगर तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ रहेंगे तो व्यक्ति में कभी भी नकारात्मकता का भाव पैदा नहीं होगा, नकारात्मकता के विचार उसके अगल बगल भी नहीं फटकेंगे। वो सदैव सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने समाज को, अपने गांव को
आगे बढ़ाने के बारे में ही चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन का यापन करेगा। लेकिन फिर भी बुजुर्गों से मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। कई बार सोचता हूं, दुनिया में दो वर्ग, किसान और मजदूर, कड़ी मेहनत करता है, विपरीत मौसमी परिस्थिति में भी करता है। किसान उम्मीद करता है कि अब की बार मेरे खेत में 100 बोरी अनाज हो जाए, और प्रकृति मेहरबान हो गई, अगर 125 बोरी अनाज की पैदा हो गई तो उस 25 बोरी का वो सदुपयोग सामान्यतः 100 में से मैं 2 की तो नहीं कहता, बाकी 98 लोग नहीं करते। काहे में करते हो? एक दूसरे की रड़क निकालने में करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? और यही हाल मजदूर का है। मजदूर घर से निकलता है, चौकटी पे जाता है, मन में विचार था 300 रुपए की मजदूरी मिल जाएगी, परिवार का पालन पोषण भी कर लूंगा, 50 रुपए फिर भी बच जाएंगे, भविष्य में काम आएंगे। और दुर्भाग्य से अगर उसको 350 रुपए की मजदूरी मिल गई तो 50 रुपए उसको भी नहीं बच पाएंगे। तो एक हाथ जोड़कर मेरा ये भी निवेदन है, आपसे भी है और इन बच्चों को भी यही सिखाएं कि दिमाग में रड़क नाम के कीड़े को प्रवेश ही मत करने दो। अगर जीवन में सुखी रहना है, समृद्ध रहना है, आगे बढ़ना है, तो एक संकल्प आप यहां से जरूर लेकर जाएंगे कि इस रड़क नाम के कीड़े को अगर दिमाग में घुसा हुआ भी है तो उसको मसल कर बेहोशी की हालत में पहुंचा दो, ताकि वो अनावश्यक हरकत आपके दिलो दिमाग में नहीं कर पाए। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क के आधार पे जीवन में आगे बढ़ते रहो। प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन के खाते खोले, बहुत मजाक उड़ी, बोले 0 बैलेंस पे खाते खुलवा के क्या कर लेंगे भाई। आपको अगर याद हो तो लगभग 38-40 साल पहले एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बच जाते हैं। और अब जनधन खातों की वजह से 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 100 रुपया लाभार्थी तक पहुंचता है। इसी प्रकार कितनी सारी योजनाएं थी जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 साल में लागू की। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, इस राष्ट्र का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी सरकारी योजनाओं के प्रति, सरकारी कार्यक्रमों के प्रति, सरकारी विकास कामों के प्रति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति नकारात्मक सोच रखती है। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ हो रही है, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, यही सोचते हो ना। विकास कार्यों में गड़बड़ हो रही है, यार अपनी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कभी आपके दिमाग में विचार भी आया क्या कि सरकार के पास ये जो अरबों खरबों रुपया का बजट बनता है वो पैसा आता कहां से? कभी विचार किया आप लोगों ने? सरकार के खजाने में एक एक नया पैसा हिंदुस्तान के आम गरीब किसान मजदूर की कड़ी मेहनत की कमाई में के हिस्से के रूप में जाता है। बाजार से आप जो भी चीज खरीदते हैं उस पर किसी न किसी प्रकार का टैक्स बनता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं सामान्यतः देता हूँ। कोई जमाना था जब 5 पैसे की माचिस आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 25 की हुई, 50 की हुई, 75 की, आजकल 1 रुपए की होती है। उस 1 रुपए में पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, आजकल टैक्स है। कितना पैसा पता है क्या किसी को? एक माचिस आपने खरीदी नहीं और टैक्स का पैसा राज्य सरकार और भारत सरकार के खजाने में गया नहीं। तो वो किसकी कमाई थी? आम आदमी, गरीब किसान मजदूर की कमाई थी। आपकी मेहनत की कमाई पाई पाई के रूप में, जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
अरबों खरबों रुपए में परिवर्तित होता है और वही पैसा वापस विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, विकास कामों के माध्यम से जब आप तक पहुंचता है, और अगर हम उसके प्रति ये नकारात्मक विचार रखें कि इसका सदुपयोग होता है, इसकी बर्बादी होता है, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि कृपया इस बारे में भी अपने विचारों को सुधार करने का प्रयास करें और सरकार के हर कार्यक्रम को, हर योजना को, हर विकास कार्य को ये मानकर चले कि ये हमारे खून पसीने की कमाई के हिस्से से ये सारे काम हो रहे हैं। तीसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी 2-3 दिन से जब से भारत रत्न पहले कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, फिर चौधरी चरण सिंह जी को मिला, फिर हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला, हमारे कृषि वैज्ञानिक साहब को मिला, एक बड़ी चर्चा परिचर्चा चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस दिन ये देश एक लंबे गुलामी के दौर को झेलकर एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज़ाद हुआ, उस दिन देश की आबादी में 100 में से 86 आदमी गांव ढाणी किसान मजदूरी का काम करते थे। 14 लोग थे जो शहरों में व्यापार करते होंगे, नौकरी करते होंगे या दूसरा कोई काम करते होंगे। 1947 से लेकर 1977 तक के कालखंड में एक पार्टी का शासन रहा। उसमें अगर 16 महीने हम लाल बहादुर शास्त्री जी के और 26 दिन गुलजारी लाल नंदा जी के निकाल दें, गांव ढाणी किसान मजदूर के हित में 1947 से लेकर 1977 तक अगर एक भी योजना बनी हो, किसी के ध्यान में आ रही हो तो मेरे को बता दें। पहली बार 1977 में विपक्षी दल एक होकर जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह जी उस सरकार में वित्त मंत्री बने। उन्होंने उस बजट में 2 नई घोषणाएं की कि कृषि मंत्रालय के अधीन एक ग्रामीण विकास विभाग होगा कुछ हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ, और एक उन्होंने उस समय, आज जो प्रधानमंत्री जी हमसे करवा रहे हैं स्वच्छता वाला काम, उन्होंने ग्रामीण शौचालय की योजना भी लागू करवाई। उस समय बड़ा मजाक उड़ा, और आपको पता वो कुछ हजार करोड़ रुपए के बजट वाला ग्रामीण विकास विभाग आज लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में तब्दील हो चुका है। फिर दोहराया, 13 दिन 13 महीने और 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उस 1977 वाली योजना को आगे बढ़ाते हुए गांव ढाणी खेत खलियान की सोच को आगे बढ़ाते हुए, उसकी समृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत करवाई। और आज ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आप डामर की पक्की सड़कें देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बन रही। उसके बाद उन प्रधानमंत्री जी के मन में एक विचार आया कि किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, अपने खेती किसानी के लिए वो बैंकों से महंगी दर पर ऋण लेता है या उधार देने वाले लोगों से महंगे ब्याज पर लोन लेता है, ऋण लेता है। अगर किसी ने 1996 से पहले बैंक से लोन लिया होगा तो उनको अच्छी तरह से याद होगा, 15.5% वार्षिक दर की ब्याज दर हुआ करती थी।
और उस 15.5% में भी कुछ बैंकों ने तो हर तीसरे महीने ब्याज की गणना शुरू कर दी थी, कुछ 6 महीने से करते थे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की समिति बनाई कि हम किसान को किस प्रकार राहत दे सकते हैं। उन्होंने कहा 12.5-15% के बजाय 11% ब्याज दर कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 11% बहुत ज़्यादा है, इसको और नीचे लाओ। बात चली 9% पे आई, बोला 9% भी उचित नहीं है। तीसरी बार सिफारिश हुई 7% की। 3 लाख रुपए तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% ब्याज दर पर किसान को मिलता है, और अगर आपने उसका समय पर चुकारा कर दिया तो 3% ब्याज भारत सरकार सीधे आपके बैंक खाते में जमा करवाता है। और आपको कितने में मिलता है? 4%। 4% का मतलब 24-25 पैसे सैकड़ा पर किसान को बैंक से 3 लाख रुपए तक का लोन क्रेडिट कार्ड के माध्यम, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलता है। अब ये एक अलग मुद्दा है कि आप उसका उत्पादकता में उपयोग करते हो या समाज में ठरका दिखाने में उपयोग करते हो, यह आपकी मर्जी का विषय है। मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आप कहीं से भी उधार लेते हो तो साल भर में रुपए का 1.25 रुपया बनाते हो, तब तो है आपकी वाई, और उस रुपए को ठरके में उड़ा देते हो और फिर कहते हो कि यार ये ब्याज का पैसा दे दो और मैं इसको वापस रिन्यू करवा लूँ, तब परिस्थिति क्या बनती है वो आप किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए एक मेरा ये भी किसानों से निवेदन है कि कृपया इस पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद अभी 2013 में अटल जी ने फिर एक सपना सोचा कि हिंदुस्तान के आधे हिस्से में अकाल पड़ता है, आधे हिस्से में बाढ़ आती है। इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए? उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पे काम करने का निश्चय किया। दुर्भाग्य से 2004 में जब चुनाव आए, उससे पहले उन्होंने एक काम और कर दिया कि भारत को ताकतवर शक्ति बनाने के लिए एक परमाणु विस्फोट करने का निश्चय कर लिया। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ। परमाणु विस्फोट का विकिरण रोकने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है प्याज की, जिसको कांदा कहते हैं अपन। लाखों टन प्याज उन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कर गोदाम में स्टोर करवा दिया। परमाणु विस्फोट हुआ, वो लाखों टन प्याज वहां विकिरण रोकने के लिए उपयोग में ले लिया गया। परिणाम ये हुआ प्याज की कीमत चली गई 60 रुपए किलो। और चुनाव आ गए, किसान के पास गए कि देखो अटल जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, नदियां आपस में जुड़ेंगी, कोई हर खेत में खुशहाली आएगी। बोले बाढ़ में गई नदी जुड़वो, मने कांदो चाहे कांदो 60 रुपए किलो हो। उसके दिमाग में कभी ये विचार नहीं आएगा अगर नदियां जुड़ेंगी, खेत में सिंचाई के लिए पानी आएगा तो खेत में क्यारी प्याज की उगा लूंगा। ये वो जो कहते हैं ना, बुद्धि कहाँ होती है हमारी, कहाँ होती है बुद्धि हमारी। अब वो काम हो गया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ 14 तक। 2013 में भारतीय जनता पार्टी का गोवा अधिवेशन था। गोवा अधिवेशन में 3 संकल्प लिए गए थे। उसमें एक संकल्प ये भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो हिंदुस्तान के हर खेत को उसकी सिंचाई के योग्य पानी उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जैसे ये संकल्प पारित हुआ, उस समय की सरकार ने आनन फानन में एक नया कानून पारित करवा दिया। उसका नाम है, अगर हिंदी में तो आप सर्च करना चाहो, पढ़ना चाहो, तो पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013।
और अंग्रेजी पढ़ने वाले पढ़ना चाहे तो उस कानून का नाम है रिहेबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। उसमें एक धारा है, उस धारा में प्रावधान कर दिया कि जितनी किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी, अधिग्रहण से पहले योजना बनेगी, एक एक लाभ स्टेक होल्डर बोलते हैं जिसको, एक एक काश्तकार के, जिसमें अब कई कचरे तो ऐसे हैं जिसमें 50-50, 60-60 खातेदार हो गए, एक एक खातेदार से मिलेगी, उनकी सहमति प्राप्त करेगी और 80% से अधिक यानी 81 लोग सहमति दे देंगे तो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि उनको पता था किसान कभी भी 50-50 से ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। अधिकारी रामू राम के घर आएगा कि नदी आपस में जोड़नी है, तेरी जमीन में से आधा बीघा जमीन सरकार लेना चाहती है, राजी है क्या? रामू राम ने कह दिया राजी हूँ। रामू राम से निकल के कालू राम के यहाँ चला गया कि भाई नदी जोड़ने के लिए तेरी जमीन में से भी पौन बीघा आधी बीघा जमीन सरकार लेना चाहती है, बोल राजी है कि नहीं है? पहली आ बता रामू राम काहे खियो कि रामू राम तो सहमति दे दी, तो रामू राम की ऐसी की तैसी मेरी है सहमति, और हो गया 50-50, 80% से अधिक हो नहीं सकता और किसान का जीवन में खुशहाली आ नहीं सकती। अब आप कह सकते हो कि थान तो राज करता पुण्य दर्श होगा थे कि फली फोड़ दी। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लोकसभा में हमने संशोधन पास करवाया। 13 के कानून में प्रावधान है कि जिस दिन भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी उस दिन जो भी डीएलसी की रेट होगी, भूमि का कब्जा लेते समय उससे दोगुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा और अधिग्रहण की कार्रवाई 3 से 5 साल चलती है। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि इसमें संशोधन किया जाए और संशोधन यह था कि 80% से अधिक वाले प्रावधान को उठाकर उसकी जगह प्रावधान किया गया कि जिस दिन भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संपूर्ण हो जाएगी उस दिन जो भी डीएलसी की रेट होगी उसी के 3 गुना दर से पहले किसान को भुगतान किया जाएगा और उसके बाद कब्जा लिया जाएगा। तो अब किसान हितैषी कौन हुआ? कौन हुआ? अब कई बार कल परसों में झुंझुनू में था, 15 दिन पहले कामरेड उछल रहे थे यमुना जल यमुना जल यमुना जल। मैंने कहा रे भाई 30-1 वर्ष तो थे भी रोजगार सरकार में भागीदार हैगा, भारत सरकार में, पता है क्या आप लोगों को? वामपंथी भारत सरकार में कब कब भागीदार है, कभी विचार किया क्या आपने? हैं? नहीं पता। और ये भी नहीं पता होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता चतुरानंद मिश्र भारत सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। कौन से कालखंड में, ये भी किसी को पता नहीं होगा। और मैं उनसे कहता हूं, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में भागीदार रही हो और चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास कृषि मंत्रालय रहा हो, किसान के हित का अगर एक भी निर्णय उन्होंने करवाया तो बता दो, खुले मैदान में चुनौती है, कभी भी आ जाए बहस करने के लिए। तो किसान और मजदूर को ये सोचना पड़ेगा उनका असली हितैषी कौन है। और जिस दिन हम ये लोग समझ लेंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस रड़क के कीड़े को बाहर निकाल कर आप सोचना शुरू कर देंगे, आप दुनिया के सबसे समृद्ध समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। और एक बार पुनः जिन किशोर बालक बालिकाओं ने आज के समारोह के माध्यम से सम्मान प्राप्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में मैंने जिन जिन से बात की, कोई चिकित्सक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई संधि लेखाकार बनना चाहता है। उम्मीद करूंगा कि जिस दिन आप ये सफलता प्राप्त कर लेंगे फिर इस प्रकार का कोई सम्मान समारोह होगा और मुझे भी सौभाग्य से उसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।